नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका इस चैनल पर। इस देश में ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के कहने का भी इस देश के नेताओं पर कोई असर नहीं होता है। तिरुपति के लड्डू वाला विवाद तो आपको पता ही है कि सारा का सारा तमाशा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट सामने लगी हुई है उसमें तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही और सीधे सीधे सवाल पूछा चंद्रबाबू नायडू से कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से छोड़ दीजिए। दूसरा मामला बुलडोजरों का आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश पारित किया था कि फिलहाल कोई बुलडोजर नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन के बिना बुलडोजर नहीं चलेंगे। लेकिन असम सरकार जहां हेमंता विश्व शर्मा हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग काम नहीं करती है। वहां पर 47 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद कोर्ट को सूचना दी गई, कोर्ट में पहुंचे लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को नोटिस भेजी है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही है कि मंदिर हो या दरगाह, ये कभी किसी के लिए बाधा नहीं बन सकते। मंदिर तो नहीं, लेकिन दरगाहें लगातार तोड़ी जा रही हैं। और जब बुलडोजर की बात चलेगी तो जो कुछ यूपी में हुआ है पिछले दिनों, उसकी बात कैसे नहीं होगी। अयोध्या में एक मामला आया कि मंदिर में काम करने वाली जो लड़की है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ आप समझ रहे हैं। उसके बाद तमाशा मच गया और पुलिस ने 62 साल के मोहित खान और उनके कर्मचारी को उस लड़की के साथ ये सारा कुछ करने के लिए 30 जुलाई को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और उसके बाद उनके घर और उनकी बेकरी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। बाद में जब जांच रिपोर्ट आई तब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। उनकी बेटी चीख चीख कर कह रही थी, अगल बगल वाले कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने वो बुलडोजर चला दिया। बेकरी गिर गई, उनका घर गिर गया, उनका सारा कुछ हो गया। और अब जाकर जब डीएनए की रिपोर्ट आई है तो पता ये चला है कि उनका सैंपल पाया ही नहीं गया और जो सैंपल पाया गया वो राजू खान का पाया गया। और अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि उस क्षेत्र में चर्चा है कि उस किशोरी का राजू के साथ कुछ संबंध था। क्या था, कैसे था? मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं था। राजू ने अगर रेप किया था, अगर मैं मान लेता हूं इस बात को, कोर्ट में सारा कुछ तय होगा, तो राजू के साथ जो कार्रवाई करनी थी। बुलडोजर तो कोई सजा है ही नहीं। लेकिन अब जब मोहित खान साहब का, और सोचिए, बाकायदा संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर योगी जी ने खड़े होकर मोहित खान का नाम लिया था, सारे न्यूज चैनल्स पर चला था, नफरती खबर फैलाई गई, जी भर के मीम बने, जी भर के तमाशा बना। और ये सारा कुछ जो है वो किसी भी जांच से पहले ही हो गया। आरोप लगा, आपने गिरफ्तार किया, उनका जो डीएनए सैंपल था उसको जांच के लिए भेजा। कम से कम जांच की रिपोर्ट बाहर आने तक तो रुक जाना चाहिए था। उसी से तय होता कि वो वहां पर उपस्थित थे कि नहीं थे। अब जब सैंपल की रिपोर्ट आ गई है और ये क्लियर है कि मोहित खान जो 62 साल के हैं वो कहीं से भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे, तो क्या वो घर दोबारा बनवाकर सरकार देगी? क्या विधानसभा के अंदर योगी जी ये सवाल उठाएंगे कि मुझसे गलती हो गई? क्या उनके घर का जो सम्मान गया है, उनका अपना जो सम्मान गया है, उनके घर वालों का जो अपमान हुआ है, उस अपमान की वापसी की जा सकती है? होना तो यही चाहिए था कि इसके बाद प्रेस रिलीज किया जाता कि हमसे गलती हुई है, मोहित खान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में नफरत का जो खेल चल रहा है, वो मोहित खान जैसा कोई नाम आने के बाद उसको तुरंत उछालने में लग जाता है। बेंगलुरु का केस आपको पता है, एक महिला की हत्या होती है, उसका शव कई टुकड़ों में काट कर उसके फ्रीज में भर दिया गया। वहां पर भी एक मुस्लिम का नाम आया, उस पर पूरी न्यूज चली। बाद में मालूम चला कि हत्यारा कोई और था, प्रेमी कोई और था और वो कोई उड़ीसा में जाकर बैठा हुआ था। लेकिन जिसकी बदनामी होनी थी वो हो गई, जिसका घर टूटना था मोहित खान का, उसका घर टूट गया और इन सब की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस तरह से हमारे देश में खेल चल रहे हैं और इस खेल का एक हिस्सा ये होता है कि राम रहीम को हर चुनाव के पहले पैरोल मिल जाती है। जो चुनाव आयोग एक एक शब्द बोलने को लेकर इतना सख्त रहता है, वो अनुमति दे देता है कि 20 दिन की पैरोल जो है वो दे दी जाए राम रहीम को, जो आदमी रेप और इस तरह के मामलों में गलत गिरफ्तार किया गया है। अब सोचकर देखिए, राम रहीम पर आरोप लगा, कुछ नहीं हुआ। राम रहीम पर लंबा केस चला, उस पर जाने कितने गवाहों की मौत हुई, क्या क्या हुआ, वो सारी कहानी आप लोग जानते हैं, मैं दोहराने नहीं जा रहा। ये सब चलने के बाद, लंबे समय के बाद उनको सजा मिली और सजा मिलने के बाद हर 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन पर उनको पैरोल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, तो 20 दिन के लिए वो पैरोल पर बाहर आएंगे तो क्या करेंगे ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मोहित खान जैसे आदमी को, जिसका कोई अपराध नहीं था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है,
उसका घर टूट जाता है, उसकी बेकरी टूट जाती है, उसका अपमान किया जाता है, विधानसभा में उसका नाम उछलता है। ये सारा का सारा तमाशा होता है। क्यों होता है वो आप समझ सकते हैं। क्या फर्क है राम रहीम और मोहित खान में, वो आप समझ सकते हैं। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो राजनीति कहां जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। हालत यह है कि दिलजीत दोसांझ जो एक बड़े कलाकार हैं, सिंगर हैं, जिनके कार्यक्रमों में जब वो कार्यक्रम होते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ आती है। मैनचेस्टर में उनका प्रोग्राम था, इंग्लैंड में। वहां पर जाहिर तौर से वहां पर हिंदुस्तानी भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, और पंजाब एक ऐसा इलाका है जहां पर असल में विभाजन हुआ था। आधा पंजाब उधर चला गया था, आधा पंजाब इधर चला गया था। बाकी सब तो जहां भी रहे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान एक साथ ही रहे। सारा विभाजन पंजाब और बंगाल का ही हुआ था। तो वहां पर भी पंजाबी बोली जाती है, वहां भी पंजाबी बोली जाती है, और जब दो लोग एक भाषा में मिलते हैं तो उनमें एक अपनापन होता है। इसी अपनेपन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये विभाजन और बाकी सारी चीजें तो पॉलिटिकल लोगों ने किया था, बाकी से तो हम सब एक हैं। उसको लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। अगर कोई नफरती बात उन्होंने कर दी होती, कोई नफरत की बात कर दी होती, तो फिर तो तमाशा हो रहा होता, फिर तो उनको खूब स्वागत किया जाता, उनको हीरो बनाया जाता। क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की बात की, इश्क की बात की, अपनेपन की बात की, इसीलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। जो इस तरह की बात करे उनको आप ट्रोल करो, उनको विलेन बनाओ। सोनम वांगचुक का नाम आप सब लोग जानते हैं। सोनम वांगचुक एक समय में मोदी जी के बड़े समर्थक थे। जिस समय कश्मीर का विभाजन हुआ, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस समय मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करने वालों में लद्दाख सबसे आगे सोनम वांगचुक थे। खुशियां मनाई सोनम वांगचुक ने, बकायदा वहां पर सारा कुछ जो किया जाना चाहिए था वो किया। लेकिन जो वादे उनसे किए गए थे, जब वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो वहां पर लद्दाखियों का अधिकार मांगने के लिए वो पहले अनशन पर बैठे, और अनशन सारी मिनिस्ट्री मीडिया से गायब रहा। कोई उनसे बात तक करने नहीं गया, और थक हार कर उन्होंने वो अनशन खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पैदल चलते हुए, कहाँ लद्दाख है कहाँ दिल्ली है, पैदल चलते हुए वहां से 2 अक्टूबर को वो दिल्ली पहुंचने वाले थे। और दिल्ली में बापू की जो समाधि है राजघाट पर, वहां पर जाएंगे, वहां पर प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी मांग लोगों तक पहुंच सके। पंजाब तक वो आए, पंजाब तक पैदल आए। वो लगातार अपने वीडियोस पोस्ट करते रहे, लगातार ट्विटर पर लिखते रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। और अब क्या हुआ, दिल्ली के अंदर कहा गया कि गड़बड़ी की आशंका है और उनको पंजाब के बॉर्डर पर रोक दिया गया। उनके सारे साथियों को डिटेन कर लिया गया। कल की रात उनकी थाने में गुजरी है, अगली कितनी रातें गुजरेंगी कोई नहीं जानता। यानी इस देश में जहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, वहां एक व्यक्ति हाथ में बिना किसी हथियार के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ पैदल आता है, गाते बजाते। वो लोग जैसे होते हैं, लद्दाख की जो संस्कृति होती है, अपना गाते बजाते वो लोग यहां तक पहुंचे, लेकिन उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर सोनम वांगचुक से किसी को क्या खतरा हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात थी, आप उनसे बात करते कि भाई दिल्ली में समस्या है, अभी दिल्ली में तोड़फोड़ की आशंका है कुछ, आप ऐसा कीजिए कि आप सारे लोग मत आइए, वहां से उनको गाड़ी में बिठाकर, पुलिस की गाड़ी में बिठाकर दिल्ली ले आते। बाकी लोगों से कहा जाता कि आप यहीं रुकिए, जब ये लौटेंगे तो इनके साथ आप चले जाइएगा, या बाद में दिल्ली आ जाइएगा, जो भी करना था। लेकिन उस पूरे के पूरे जो ट्रूप हैं, जो पूरे लोग आ रहे हैं, वो सारे लोगों को पंजाब के बॉर्डर पर रोक देना, किसान आए तो हरियाणा के बॉर्डर पर रोक देना, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो उत्तरी कोरिया में होता है, जो वहां की राजधानी प्योंगयांग। वहां जाने के लिए किसी को भी अनुमति लेनी पड़ती है। जब तक सरकार अनुमति ना दे, तब तक उत्तरी कोरिया का भी कोई नागरिक उसकी राजधानी में पैर नहीं रख सकता है। लेकिन यहां तो तानाशाही नहीं है, यहां तो लोकतंत्र है। हमारे यहां तो हम देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। मुझे याद है जब कश्मीर में 370 हटाया जा रहा था, तो यह भी कहा गया कि अब कोई भी कश्मीर जा सकता है। यह अलग बात है कि 370 हटने से पहले ही कश्मीर जाने पर कभी भी कोई कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन छोड़िए कश्मीर को, छोड़िए 370 को, यहां तो एक ऐसा आदमी जिसने 370 हटाने की वकालत की थी, स्वागत किया था, कश्मीर के विभाजन का स्वागत किया था, मोदी जी का समर्थन किया था, उसकी मांग क्या है? कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। उसकी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब वो मांग इसलिए है कि ताकि लद्दाख का जो अपना कल्चर है, लद्दाख का जो अपना बाकी सारा कुछ है, वो बचाया जा सके। और ये बात तो जब अलग किया गया था, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था,
तो सरकार ने कहा था कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में, संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और आज हालत यह है कि वही मांग करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पैदल चलकर दिल्ली आ रहे सोनम वांगचुक को रोक दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? तो ये एक ऐसा देश बना है जहां आजाद घूमते हैं राम रहीम, राम रहीम को आजाद कर दिया जाता है और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके ऊपर महिलाओं के शोषण का आरोप है। और आरोप नहीं है, बाकायदा कोर्ट ने सजा दी है। यानी जिसने महिलाओं का शोषण किया उसको तो लगातार पैरोल मिलती रहती है ताकि वो जेल से बाहर आकर सामान्य जिंदगी जी सके उतने दिन। लेकिन जो आदमी इस देश के संविधान का पूरा पालन करता है, जो आदमी पैदल चल के आता है और जो आदमी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 2 अक्टूबर, जो गांधी जी का शहीद दिवस है, जो कल पड़ेगा, राजघाट पर बैठकर अपनी प्रार्थना करना चाहते हैं, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। राम रहीम बाहर, सोनम वांगचुक अंदर। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह का समाज बनाया जा रहा है? ये किस तरह का लोकतंत्र बनाया जा रहा है? राम रहीम को पैरोल पे पैरोल और मोहित खान को बिना जांच किए, बिना रिपोर्ट आए उनका घर तोड़ दिया गया, बलात्कारी कह के प्रचारित कर दिया गया। ये किस तरह का समाज बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बुलडोजर नहीं चलेगा और बुलडोजर चल जाता है। कभी आसाम में चल जाता है, कभी कहीं चल जाता है। लोगों को फिर भागकर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। यानी अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो कानून हैं, उनका पालन ही नहीं किया जा रहा है। अगर इस देश के मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो फिर देश, संविधान और कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा? बाकी तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। कल निर्मला सीतारमण जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई कोर्ट के आदेश से और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। वहीं वहां के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया साहब, उनका भी ऐसा ही मामला था, उस पर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अब यह चर्चा चल रही है कि शायद इस चुनाव के बाद उनके पास ईडी भेजकर पीएमएलए में उनको गिरफ्तार किया जाए। मतलब क्या है इसका? वैसे तो ईडी वाला इक्का इतना घिस गया है, इतना यूज कर लिया गया है कि वो जोकर जैसा दिखाई देता है। लेकिन जिस देश में लोकतंत्र है उसमें अगर लोगों की चुनी हुई सरकारों को चलने नहीं दिया जाएगा, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं किया जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि लोगों के पास क्या उपाय रह जाएगा। किसके दरबार में जाएंगे लोग न्याय मांगने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का न्याय भी लागू नहीं होगा? अगर सरकारें राम रहीम जैसों को रोज पैरोल देंगी और मोहित खान जैसों को बिना जांच किए ही सजा दे देंगी, तो जनता क्या करेगी? जनता कैसे न्याय में भरोसा करेगी? इस देश का नागरिक कैसे लोकतंत्र में भरोसा करेगा अगर शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए आकर बापू के राजघाट की समाधि पर सर भी नहीं झुकाने दिया जाएगा? तो कैसे लद्दाख के लोग भरोसा कर पाएंगे कि हमारे यहां भी वही सारे हमको हक मिल रहे हैं जो बाकी देश के लोगों को मिल रहे हैं? ये सब चीजें ऐसी नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती। सोनम वांगचुक को बुलाया जा सकता था, जब वो भूख हड़ताल पर थे कोई जाकर उनसे बात कर सकता था। अभी भी उनको बुलाकर कोई भी मंत्री आराम से बैठकर उनसे बात कर सकता था। अगर संविधान की छठी अनुसूची लागू करने में और बाकी जो उनकी मांगे हैं कोई दिक्कत आ रही है तो उनके साथ डिस्कस करके एक टाइम फ्रेम बनाया जा सकता था और वो भी हंसते गाते खुशी खुशी चले जाते, अपने लोगों को बताते कि हमारी सरकार ने हमारी बात सुन ली। इतना मुश्किल काम नहीं है। किसान आएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे। लद्दाख से लोग आएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा हुजूर? लोकतंत्र में बातचीत, शांतिपूर्ण समाधान, यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल है। मैं तो बस अपील कर सकता हूं कि एक बार फिर से सोचिए इस तरह की बातों पर, इस तरह की चीजों पर। सोनम वांगचुक को पूरी इज्जत के साथ ले आइए, उनसे कहिए कि वो राजघाट पर जाएं और वहां पर प्रणाम करें और उसके बाद उनके साथ बैठकर सारे मैटर डिस्कस कीजिए। बैठकर बात करने में कौन सा मैटर हल नहीं हो जाता? सारे मैटर हल हो जाते हैं, लेकिन जब जिद आपके सर पर चढ़ी हुई हो, तानाशाही चढ़ी हुई हो, तो फिर अपना ही नुकसान आप लगातार करते जाते हैं। जो लद्दाखी आपके साथ थे उन्होंने आपको लोकसभा में भी हरा दिया, उसके पहले लोकल काउंसिलिंग बोर्ड में भी हरा दिया। तो दरअसल आपको तो अपनी एक सीट खो दी अपनी जिद में। अब वहां पर आप किसको क्या लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्या नुकसान हो रहा है, ये आपको सोचना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।